नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आजाद भारत में जब सामाजिक विमर्श शुरू हुआ, दलित चिंतन शुरू हुआ, दलितोत्थान की बातें शुरू हुई, तो एक नारा गूंजा, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे को मूर्त रूप कभी कोई दिया नहीं। ये नारा कभी भी शकल नहीं अख्तियार कर पाया, जमीन पर नहीं उतर पाया। लेकिन इस नारे को दलित सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बना करके दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी अगर किसी ने दी, तो कांसीराम साहब ने। कांग्रेस ने भी नारे देने शुरू किए हैं, जातीय जनगणना की मांग करनी शुरू की। राहुल गांधी लगातार इस स्टैंड पर कायम नजर आए। लेकिन एक झटके में राहुल गांधी के एक मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के चुनावी वादे को पूरा करके देश की 85% पिछड़ी और दलित आबादी के बीच ये संदेश दे दिया कि हम सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम वादे करते हैं तो धरातल पर उतारते हैं। लेकिन उसी वक्त जब राहुल के चुनावी वादे को पूरा करके 85% जनता के हाथ में ताकत दी जा रही थी, उसी वक्त अमित शाह ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अगर उस गलती का कायदे से विश्लेषण करके और उसका जवाब दे दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, तो सिर्फ मोदी का नहीं, मोदी और योगी दोनों का झोला उठ जाएगा। अब मोदी के झोले का रंग तो नहीं पता है, लेकिन योगी का झोला यकीनन भगवा होगा। तो इनका भगवा झोला भी उठेगा और उनका रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन झोला उठ जाएगा। अदृश्य झोला जो अब तक दिखा नहीं, वो भी उठेगा, पक्का है। ये चर्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं और कई समीकरण एक साथ जुड़ रहे हैं। भाव को चर्चा में जोड़िए, फिर एक एक कड़ी को खोलेंगे। स्वागत है भाव। नमस्कार। सबसे पहले भाऊ दो तीन तीन चार तथ्य उनको जोड़ते हैं, फिर आपके पास सवाल लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर के पुरजोर लामबंदी की है पूरे देश में। लगातार हर प्रदेश में जाते हैं, बोलते हैं। तेलंगाना में उनकी सरकार आई, तेलंगाना में जातीय सर्वे हुआ और सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं बताऊं, कंट्रोल रूम से कहूंगा कि रेवंत रेड्डी का वो ट्वीट भी दिखा दें, जिस ट्वीट की में उन्होंने खुद ही ऐलान किया है, तेलंगाना में ओबीसी के लिए, इसको चला दीजिए, नीचे दर्शक पढ़ते जाएंगे, अंग्रेजी मैं पढ़ूं उससे बेहतर दर्शक खुद पढ़ लें। 42% ओबीसी को आरक्षण का ऐलान कर दिया है, 42% रिजर्वेशन। वी आर नाउ resolving to ensure to 42% reservation for this group in all walks of life, education, jobs, employment and political representation। बड़ी बात यह है कि 42% रोजगार में, राजनीति में, शिक्षा में, सब हर क्षेत्र में, ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि फिक्स, यहाँ पर कोई इधर नहीं कि यहाँ पर घटेगा यहाँ बढ़ेगा, एकदम फिक्स 42% सभी क्षेत्रों में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन। ये कदम उस दौर में बड़ा मौजू हो जाता है जिस दौर में भाजपा वोट तुम्हारा राज हमारा की तरफ बढ़ चली। वोट तुम दोगे, 85% दलित और ओबीसी हिंदू बन के वोट देगा, वो कांवड़ यात्रा करेगा, वो कुंभ में डुबकी लगाने के लिए अपनी जान देगा, लेकिन राज वो नहीं करेगा। और उसका नमूना पेश किया है जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची आई है। 15% सवर्णों को 56% पद दिए गए हैं, 56%, और 44% में सिमट गया है 85% दलित और पिछड़ा। 70 की सूची आई है, 39 सवर्ण है, 31 में दलित पिछड़ा सब हैं, 85% 31 में निपट गए। तो ये निपटाया गया है क्योंकि अब भाजपा को शायद यकीन है कि ये हिंदू जो बना दिया है इनको हमने, ये अब फिर से उसी मनुवादी व्यवस्था में काम करेंगे, हमारे चाकर बन के, हमारे वोट बैंक बन के। ये दो पहलू हो गए। अब तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस देश में, आजाद भारत में, और आजाद और गुलाम सब मान लें तो इस पूरे डिकेड में, 20वीं सदी में सबसे बड़ा दलित आइकॉन कौन हुआ? बाबा साहब। आप लोग आंख बंद करके नाम लेंगे।
लेकिन आजादी के बाद, थोड़ा सा बस 10 सेकंड वक्त लूंगा, आजादी के बाद 1947 के बाद इस देश में अगर दलितों का सबसे बड़ा आइकन हुआ है तो हुए हैं कांसीराम, जिन्होंने सत्ता जो संविधान में सत्ता सौंपी थी या सत्ता में हक हुकूक की बात की थी, जो है अंबेडकर साहब ने, उसको धरातल पर अगर किसी ने उतारा तो कांसीराम साहब, कि सत्ता तो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। वो लंबी कहानी है, वाम सेफ से लेके DS4 और वाम सेफ सारा। लेकिन अब सीधा सवाल पर आते हैं, भाऊ ये शाह ने, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष भी दिल्ली से फाइनल होते हैं, सबको पता है, शाह ने क्या ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है कि अगर PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वही 3 है, ये यही फॉर्मूला था अखिलेश का जब धूल चटा दी लोकसभा चुनाव में भाजपा। अगर अपने संगठन में प्रत्याशियों में अखिलेश और कांग्रेस राहुल गांधी दोनों जो भाजपा ने किया है उसका प्रत्युत्तर देते हैं धरातल पर कि हम देंगे आपको ताकत, हम देंगे सत्ता, और एक बार ये बात दिमाग में बैठ गई दलित पिछड़ों की, तो इनके झोला उठाने में कितना टाइम रह जाएगा? कांसीराम वाला तो सबूत पे भी जब भाऊ बोलेंगे तो आप दिखा दीजिएगा। कांसीराम पर जो मैं कह रहा था, 10 सेकंड और लूंगा भाऊ, कांसीराम साहब की जयंती पर इस देश के प्रधानमंत्री जो गुमनाम लोगों को भी कहते हैं कि मैं सम्मान देता हूं, कांसीराम इस देश के दलितों के सबसे बड़े नायक मैं कह सकता हूं, आजाद भारत सबसे बड़े नायक। उन्होंने ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझा, कांसीराम साहब के लिए एक ट्वीट नहीं किया इस देश के प्रधानमंत्री ने, दलितों का इससे बड़ा अपमान नहीं था। राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम फटाफट, राहुल गांधी का, सॉरी आज थोड़ा तथ्य ऐसे हैं, ये देखिए, महान समाज सुधारक मान्यवर कांसीराम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन, दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा, यानी अपने गाइड के रूप में याद किया है कि हमारे गाइड थे, गाइड रहेंगे कांसीराम साहब। अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाइए, मान्यवर कांसीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए सत सत नमन। मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है, उनकी टाइमलाइन मैंने पूरी चेक की, कोई ट्वीट नहीं है कांसीराम साहब। अब ये दोनों पहलू देखिए, तेलंगाना से उत्तर प्रदेश, संगठन से लेकर के ट्वीट तक, और फिर भाजपा के मनुवादी चेहरे पर आपकी टिप्पणी। देखिए आशीष, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो मनुवादी विचारधारा से चलते हैं और संविधान उनकी मजबूरी हो गया है। उनका बस चले तो उसकी जगह मनुस्मृति लागू करने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इस कुंभ में भी, जिस कुंभ ने उनको ताकत दी ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं, उस कुंभ में भी जो धर्म संसद हुई थी, उन्होंने एक अपना संविधान का प्रारूप रखा है और 2035 का टाइमलाइन रखा है कि इसके पहले ये लागू करना पड़ेगा। उसमें चाणक्य रीति से लेके मनुस्मृति से लेके तमाम चीजें ली हुई, उसमें संविधान का जिक्र नहीं है। वो धार्मिक संविधान है, धर्म संविधान, जो इस देश पे लागू करना चाहते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आता हूं। क्या कभी भी भाजपा या संघ ने, मैं उनके बोलने पे नहीं जाता, देखिए बोलना ही तो जुमलेबाजी होती है, अपने कृति में ओबीसी या बैकवर्ड का भला करते हुए दिखाई देते, वो टोकनिज्म करते हैं। दलित समाज को राष्ट्रपति पद दिया, दलित समाज को, आदिवासी को राष्ट्रपति पद दिया, प्रधानमंत्री पद देके देखिए ना, दलित को देखिए। अब जो अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री कहता है, उसमें पूरे पिछले 10 साल में उसके पूरे कृति से पूरा सामंतवाद झलकता है। वहां आदमी, हम वैदिक पीरियड को, यदि वैदिक समाज को यदि माने और वेदों को माने, तो आदमी की जात उसके काम से तय होती है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री तो वो है, सामंती है, क्योंकि मन की बात करते किसी की नहीं सुनते। यदि सबकी बात लेके चलते, यदि दलित और ओबीसी की होते, तो आज गुजरात में गॉगल पहनने पे दलित मार नहीं खाता, किसी मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं होता। ये इस अमृतकाल में हो रहा है 75 साल बाद,
जब मंगलयान की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी होने की बात करते हैं, और समाज का सबसे बड़ा जो तबका है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो सबसे बड़ा परसेंटेज करता है, वो आज दुर्लक्षित है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के छाते के नीचे लाने का प्रयास करते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमानों का डर लगा के इनको इकट्ठा करते हैं और इनके ऊपर सवर्ण राज करते हैं। यदि ये मैं कहूं तो क्या गलत होगा? अब आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आपने आपके ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अमित शाह ने इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है कि ये गलती नहीं, ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। उत्तर प्रदेश में यदि मार खाता है तो अमित शाह नहीं मार खाएंगे। उत्तर प्रदेश में मार यदि 2027 में खाते हैं तो योगी आदित्यनाथ खाएंगे। यदि पीडीए चला और जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि मतलब बताइए, अभी 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही इन्होंने, वो कब देगा पता नहीं, लेकिन एक विशेष सत्र बुला के ये महिलाओं को वोट 2024 में महिलाओं के वोट कबाड़ने के लिए महिलाओं के लिए आए हैं। लेकिन अब ये जो 70 जो अध्यक्ष घोषित हुए हैं, वैसे तो 98 टोटल जिले हैं, मतलब संगठक जिले बीजेपी के अनुसार, उसमें से 70 में से सिर्फ 5 महिलाएं हैं। ये इनका 33% है। ठीक है, उसके बाद जो पीडीए स्ट्रक्चर है उसमें यदि मैं बात करूं तो 55% यानी 56%, 55.71, तो वो 56% पकड़िए, ये सवर्ण है। 35% सिर्फ 25 ओबीसी है, और 10% यानी सिर्फ 6 दलित है। ये अध्यक्ष है। अब 28 जिलों में तो इतनी खींचतान हो रही कि अभी तक वो कर नहीं पा रहे। तो इससे झटका किसको लगेगा? पहला चुनाव विधानसभा का है, यदि इसी का प्रोपोगेट किया और इसी के चलते, दूसरी बात है मायावती दिन ब दिन, जो वो एक बड़ा फोर्स है उत्तर प्रदेश में, रेदर कांग्रेस से बड़ा फोर्स साबित हो गया था। हमें तो लग रहा था कि आने वाले समय में राजनीति में बीएसपी वर्सेस एसपी यही होगा क्या, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से इनरोड किए हैं और जिस हिसाब से मायावती जी को पॉलिटिकली नजरबंद रखा है, राजकीय दृष्टिया नजरबंद है, वो पता नहीं क्या कमा के रखा है, क्या ईडी का डर है, क्या इनकम टैक्स का डर है, पूर्ण रूप से सरेंडर है। चुनाव दर चुनाव पार्टी की अधोगति होती है। अब पार्टी के साथ वो तबका है जो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता, और बीजेपी सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, बनियों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में यदि उनको कल स्विच ऑन करना होगा तो उनके लिए पीडीए की वकालत करने वाले समाजवादी और कांग्रेस एक रास्ता है। कांग्रेस पहले भी दलितों के साथ, दलित कांग्रेस के साथ था, कोई दो मत नहीं। ये तो मंडल आयोग के बाद जो नए समीकरण बने और दलित और ओबीसी और नए नए फैक्टर्स बने, उसमें कांग्रेस को भयानक लॉस हुआ। तो क्या ये प्लानिंग के तहत कर रहे हैं? क्योंकि अभी अमित शाह जी के सामने यदि सीना तान के कोई खड़ा है पूरे देश में तो योगी आदित्यनाथ, जो हेड ऑन ले रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री स्वयं ढीले पड़ते दिखाई देते हैं, वहां बिल्कुल टाइट पोजीशन में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। और संघ के लिए भी एक ही चेहरा है इन दोनों गुजरातियों को सामने करने के लिए, योगी आदित्यनाथ, इसलिए संघ भी पीछे खड़ा हुआ था। अब यदि योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य में माइनस हो जाते हैं, सपोज चुनाव हारते हैं, तो वो क्या होंगे? एक एमएलए होंगे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, क्योंकि वो कभी संघ के आदमी नहीं रहे, वो संगठन के आदमी नहीं रहे। वो पूर्वांचल तक अपनी हिंदू युवा वाहिनी के तक सीमित थे, वो मठ चलाते थे। और कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है, पूर्वांचल की राजनीति मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बस्ती से हैं, पूर्वांचल से ही है। मठ की राजनीति धर्म की कम और माफिया की ज्यादा होती थी। वो माफिया का युद्ध था, उसमें ठाकुरों को इकट्ठा करना, बाकी लोगों को इकट्ठा करना, वो बात थी। ब्राह्मण तिवारी जी के साथ थे, बाकी नए नए एक दूसरे के खिलाफ लोग प्यादे खड़े करते थे और उनकी हत्याएं होती थी। ये पूरा रक्त रंजित इतिहास पूर्वांचल का देखा है हम।
तो ऐसे में वो वापस जाएंगे मठ पे, और उसके बाद 2027 के बाद 2 साल मिलते हैं अपने गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को। उन 2 सालों में वो पूर्ण रूप से दलित और ओबीसी के लिए झोंक देंगे। और जैसा कि हमने इंडिया गठबंधन की हमने सरकारें देखी है, ये वो नहीं कर सकते जो बीजेपी करती। हाँ। ये एजेंसी का दुरुपयोग यदि करते, यदि लोगों का, यदि सिस्टम का उपयोग करते, तो तेलंगाना में सारी की सारी सीटें इतना मैसिव मैंडेट आने के बाद लोकसभा में आती। क्योंकि अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके स्लीपर सेल हर जगह बैठे हुए हैं। तो लोकसभा के समय वो गड्ढा करने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें कर्नाटक में सरकार थी कांग्रेस की, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बाद इतना लोकसभा में बुरा प्रदर्शन क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र और जो हरियाणा में मशीनरी का उपयोग कर सत्ता में आने का रास्ता ढूंढती है बीजेपी, वो कांग्रेस नहीं कर पाती, वो इंडिया गठबंधन के लोग नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे ही सत्ता में आएंगे, ये 2 साल पागलपन हावी होगा समाजवादी और कांग्रेस पे, सत्ता के मध्य में से निकल नहीं जाते। महाराष्ट्र में ये मैं स्वयं, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि विधानसभा सेशन में, जब सेशन लगता है विधानसभा का, साल में 3 सेशन होते हैं, हर राज्य में होते हैं, तो महाराष्ट्र के एक आध सेशन में मैं चला जाता हूं, ताकि सभी लोगों से मुलाकात हो जाती है। अलग अलग क्षेत्र के विधायक जिनसे अपनी पहचान नहीं होती, चेहरे से नहीं दिखते, नाम से जानते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। तो मैं एक सेशन में मैं जाता हूं। तो जब मैं उस सेशन में गया लोकसभा के बाद, तो उद्धव जी के कमरे में मैं बैठा था। वहां जयंत पाटिल भी आए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी वहां आके बैठे। और मानो वो इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग ही हो गई। मैंने कहा भी कि मैंने आपका गठबंधन आ गया तो मैं निकलूं यहां से, तो वो हंसे जोर से, बोले अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आप भी गठबंधन में हो। मैंने आपकी गलत फहमी है, हम कहाँ गठबंधन में, हम तो आपके सरकार के खिलाफ भी बहुत बोले। तो खूब हंसने लगे। तो मुझे पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि आपको विधानसभा का क्या लगता है? तब मैंने कहा कि मैं उद्धव जी के कमरे में बैठा हूं, मैं गेस्ट हूं, अतिथि को अपनी मर्यादा होती है। तो उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, आप बोलिए, हमको आदत है सुनने, आप बोलते तो हम, आपने हमारे खिलाफ बोला वो भी सुना है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने बोला जो विधानसभा का, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों का माज है, मराठी में बोला, जो लोकसभाच्या निवडणुकीच्या निकालाचा माज तुम्हाला आलेला आहे तो उतरू द्या। जो दंभ आपको आया है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, उसको उतरने दो। क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से तैयारी करके स्ट्राइक करने जा रही है, और लोकसभा के जैसे नतीजे नहीं आएंगे, इतने इजी नतीजे नहीं आएंगे। कट टू कट हो सकता है यदि आपको जीतना भी हो। आप अभी से नहीं लगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये मैंने उनके वहां कहा, और वही हुआ। आपको क्या लगता है, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आएंगी तो 2.5 साल तक तो ये उसी उत्सव में रहेंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी सत्ता में आते से पहला काम करती है, जो कांग्रेस के बचे हुए नेता है उनको कैसा निपटाना। या तो उनको कांग्रेस में, या तो उनको बीजेपी ज्वाइन करवाना, या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, लगातार कांग्रेस निपटारो अभियान चल रहा है। हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में तो कांग्रेस खुद ही निपट रही है अपनी। अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हुआ, अभी तक जिला अध्यक्ष तय नहीं हुए, वो खुद ही निपट रही है। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में तमाम पुरानी पुरानी चीजें निकाल के खोल रहे हैं। तो ये एग्रेशन क्या इंडिया गठबंधन में है? ये हम और आप जानते और अमित शाह नहीं जानते, जानते नहीं क्या? आप मुझे बताइए, हिमाचल में सरकार चल रही कांग्रेस की, आपको लगता है रिपीट होगी? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर वो जो एग्रेशन सत्ता में रहने का है, वो नहीं बस सत्ता में आ गए 5 साल रह लिए, और ये तय होता है कि 5 साल के बाद हम नहीं आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे। जो ये मानसिक, ये मानसिक धारणा आपकी है, वो जीत का माधमा चाहिए। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी मामला चल रहा है, सब दूर शिवाजी शिवाजी हो रहा है। अब एक महामहिम ने तो बोल दिया कि, एक साधु ने बोल दिया, वो उड़ीसा का सांसद है, उसने पार्लियामेंट में बोल दिया। एक साधु मुझे मिले और उन्होंने कहा कि
नरेंद्र मोदी ये शिवाजी का ही अवतार है। और महाराष्ट्र में बवाल हो गया उसको लेके कि आपने मोदी जी की तुलना, मतलब शिवाजी की तुलना मोदी जी से कर दी, छत्रपति जी की। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भैया इसको उससे निकाल दीजिए, सभा के कामकाज से निकाल दीजिए, उसको एक्सपंज कर दीजिए इस वक्तव्य। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही लिमिटेड फौज के साथ लड़ाई लड़ते थे। 500 लोगों को लेके बाजीराव पेशवा दिल्ली के बाहर खड़ा आ गया, और 500 को लोगों को लेके जब बाजीराव पेशवा दिल्ली के बाहर आता है तो दिल्ली का सुल्तान, मतलब दिल्ली का बादशाह छोड़ जाता है दिल्ली। वो डर था, क्योंकि उनको लड़ने का मादमा था। वो मादमा इंडिया गठबंधन में किसके पास है? एक ममता दीदी छोड़ दी तो किसके पास है, मुझे बताइए? क्या नहीं, अखिलेश जी के पास है? अगर अगर है भी तो पता उसमें क्या होता है। मैं 22 का एग्जाम्पल बताता हूँ, 27 के चुनाव पर ही ये सब चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। 22 के चुनाव में बहुत जबरदस्त माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। वो तो आपके पास गिनती है सीटों की, मायावती की भूमिका, बहन जी ने सरकार बनवाई योगी आदित्यनाथ और भाजपा की, नहीं तो भाजपा नहीं बनाई है। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन उसमें कोढ़ में खाज का काम और किया। ठीक है, जो नुकसान पहुंचाया बहन जी ने वो अलग बात है, लेकिन कोढ़ में खाज का काम और क्या हुआ। समाजवादी पार्टी में आपको हैरानी होगी, कैबिनेट तय हो चुकी थी। अरे मंत्रिमंडल अपना अपना विभाग सब बांट रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी तो कौन विभाग कौन लेगा। अखिलेश यादव से भी नहीं पूछ रहे, आपस में विभाग बांट लिए थे। कईयों ने घर में शपथ ग्रहण कर लिया था अपने अपने। तो ये इनके साथ दिक्कत है। ये जो ये माज आपने कहा ना, ये माज है। ये नतीजे पहले मशीन अभी नतीजा फेंके बाहर, उसके पहले मैं ये अपने अंदर का वो माज बाहर आशीष फेंकने जी, लगती। मेरे तमाम, मैं जहां जहां चैनलों पे बैठता था, जहां जहां पोर्टल्स पे बैठता था, मैं हमेशा कहता था 2022 में ये जो भीड़ उमड़ रही है, खासकर जो एक्सप्रेस वे पे जो भीड़ उमड़ी थी और उससे जो नया एक ये निकली थी, मैंने बोला ये बेरर चेक है। भीड़, इस चेक को जब तक बैंक में डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में हाँ, क्रेडिट नहीं होता, तब तक वो रद्दी भी नहीं होता, क्योंकि चेक का वजन भी कुछ नहीं होता, और रद्दी के लायक भी नहीं। और यही वो चेक भुना नहीं पाए। वो बेरर चेक ही रहा, क्योंकि बूथ पे काम करने वाले लोग नहीं है। जब आपके पीछे भीड़ आती है और आपको लगता है कि हमारे पीछे जन समर्थन है, तब आप ये सोच लेना चाहिए कि आपके विरोधी जो है वो खाली नहीं बैठेंगे। उन्होंने भी आपकी भीड़ देखी, वो उसका रास्ता ढूंढेंगे। तो उसका क्या रास्ता ढूंढ सकते हैं और उसका कैसा ब्लॉकेज करना, ये जब तक राजनीति सोच नहीं हो सकती। देखिए, लोकसभा के निर्णय आए, लोकसभा के निर्णय के बाद महाराष्ट्र में वॉश आउट हो गई बीजेपी। इतना बुरा हर्ष कहीं नहीं हुआ जो सिंगल डिजिट पे बीजेपी आई, 48 सीटों। उसके बाद बीजेपी ने उसी दिन काम करना शुरू कर दिया। उसी दिन वहां के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो इंचार्ज बने थे, वो नोटबुक लेके बच्चों जैसे डिक्टेशन लेते थे। इस जिले में हम क्यों, मतलब मुझे एक जगह बुलाया गया, बोला गया कि आपका आपका आकलन ठीक था, आप सिंगल डिजिट बोल रहे थे, आप मुझे बताइए कि हमारी गलतियां क्या क्या हुई, इतना तो बता सकते। मैंने बोला हाँ, मेरा कोई कांग्रेस से कोई पेरोल पे नहीं हो और मैं आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है मुझे। तो मैंने एक एक जिले का लिखवा दिया उनको, उन्हें जानना चाहा। ये होता है होमवर्क। मैं मानता हूं 100 सीटों पे गड़बड़ हो गई महाराष्ट्र में, हो गई। 288 सीटें हैं, 100 सीटों पे गड़बड़ हुई तो 188 सीटें तो आपके पास थी। 188 में 88 तो ले आते हैं, वो भी 41 पे 42 पे आप रुक गए, टोटल सीटें 42। क्योंकि इतना दम्भ था कि हम तो अब जीत ही रहे हैं, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। टिकट बांट दिए। टिकट बेचने में मात्र कांग्रेस नहीं थी, राष्ट्रवादी ने भी टिकट बेच दी। जिसके हाथ बटेर लगी उसने खाना पका लिया। शिवसेना ने टिकट बेच दिए। और राणा जो चुनाव लड़े अमरावती से, उसके खिलाफ शिवसेना का जो उम्मीदवार था, वो किसने दिया, कितना ट्रांजैक्शन हुआ। एक सांगली के पास मीरज है, वहां एक उम्मीदवार बीजेपी वालों ने खड़ा कर दिया, शिवसेना का उम्मीदवार बीजेपी तय करती है। इसका मतलब पैसे का खेल होता है। अब इनको लगा होगा 2 सीट बेच भी दी तो क्या हुआ, हम तो जीत ही रहे। ऐसा कर करके ये 42 पे आ गए। बीजेपी कभी नहीं करती,
बीजेपी की जगह इंडिया गठबंधन होती तो हाथ पर फूल जाते हैं, हम सिंगल डिजिट पे आ गए लोकसभा में, अब हम क्या करेंगे। तेलंगाना पूरा क्लीन स्वीप मार दिया कांग्रेस ने, उसके बाद आधी लोकसभा सीट लेके आए। ये बीजेपी का ही गेम प्लान था कि कांग्रेस ने अपनी 4 सीटें बीआरएस से लोगों को लाके लड़वाया, वही सीटें बीजेपी को मिली। जिस बीआरएस को विधानसभा में आपने लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको आप लोकसभा में कैसा खड़ा कर सकते हो? क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं थे? लेकिन यह है स्लीपर सेल का खेल। तो अमित शाह, कमिंग बैक टू उत्तर प्रदेश, अमित शाह ये जानते हैं कि अपने स्लीपर सेल बहुत अच्छा काम करेंगे। तो 2029 और 2027 में 2 साल का फर्क है। 2 सालों में अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, उन लोगों को फिर से पैम्पर भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो कम से कम योगी आदित्यनाथ को तो निपटाओ, क्योंकि अमित शाह जी के प्रधानमंत्री बनने के पूरे रोड मैप में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। और जो एक अध्यक्ष बने जिलाध्यक्ष, इनका कार्यकाल वैसे भी जो विधानसभा चुनाव 2027 के होंगे उसी के बाद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए जिलाध्यक्षों का नए होंगे तो लोकसभा की तैयारी होगी, और फिर ये जो काम करेंगे, ये जो सरकारें आएगी आपस में लड़ेंगे, मतलब ये ग्रांटेड है। वहां स्लीपर सेल, मैंने बोला ना कि विजय में मशगूल रहेंगे। लेकिन इतने के बाद भी भाऊ एक बहुत महत्वपूर्ण, आखिर में वक्त हो चला है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार क्या होता है कि इनके हाथ में लड्डू रख दो खाने के लिए, तब भी ये देखते देखते रहते हैं और देखते देखते चींटियां खा जाती हैं, चींटे खा जाते हैं इनके हाथ का लड्डू। ये अपोजिशन की बात मैं कर रहा। इस देश में सत्ता में रहते हुए भी नॉर्मली क्या होता है कि सड़क के मुद्दे विपक्ष तय करता है, क्योंकि विपक्ष जनता के बीच की दिक्कतों को लेकर के आता है, वही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन बीजेपी सत्ता में रह करके देश की मीडिया मान लिया बिका है, जनता, सड़क, सबके मुद्दे तय करती है। जिस देश में अब बार बार वही बात कि कहीं 5वां जनरेशन बन रहा है, कहीं 6वां जनरेशन प्लेन बन रहा है, यहाँ कह रहे कब्र खोदो, उसके नीचे देखना है उनको, कब्र खोद करके देश का स्वाभिमान जगाना है, कुंभ में डुबकी लगाना, वहां गोता मार करके देश को पुनर्स्थापित कर देना है। ये सब इसके लिए कसूरवार मैं मानता हूं भाजपा को नहीं, मैं मानता हूं अपोजिशन को। वजह बताऊंगा आपको वजह। ये ट्वीट के आगे बढ़ते ही नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो चाहे राहुल हो, बुरा लगे इनको। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, उस पर भर्ती बोर्ड की सफाई आ गई, सब आ गया, लेकिन सफाई से मामला नहीं रुकता। यही अगर अपोजिशन शासित राज्य में हो जाता तो आसमान सर पे उठा लेते भाजपाई। वहां पे रिजर्वेशन कोटे में, ओबीसी वाले कोटे में 2 नियुक्तियां ऐसी हैं, अब तक 2 नाम ऐसे आए हैं जिनके आगे टाइटल पांडे और शुक्ला है। ओबीसी दलित में, ओबीसी में मतलब रिजर्वेशन में, उसमें भर्ती बोर्ड ने सफाई दी कि हम टाइटल नहीं देखते हैं, हम जाति प्रमाण पत्र देखते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र देश में पहली बार ऐसा मैंने सुना है, कुछ भी हो। आपने कई बार कहा कि वानखड़े महाराष्ट्र में जो है दलित भी लिख रहा है, मराठा भी लिखता है, मुसलमान भी लिख रहा है, देशमुख भी लिख रहा है, लेकिन पिछड़ा और दलित उत्तर प्रदेश में पांडे और शुक्ला लिखा हो, ये पहली बार मैंने सुना है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, सड़क पर तो बवाल होता कि नहीं होता? इसका मतलब जो पांडे है उसने गलत सर्टिफिकेट दे दिया। अब जो भी हो, मैं कर रहा हूं कि ये विपक्ष के लिए ट्वीट करके खत्म। तीसरी, मैं आपको एक मामला दिखाता हूं, एक बाइट सुनवाता हूं, जरा सुनाइए पहले, तब मैं परिचय बताऊंगा। सुनाइए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति जेलर, जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो सिर्फ केवल अधीक्षक साहब ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात हो और चाहे बाहर की बात हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात पहुंचे और वो कुछ न्याय करें, इसकी जांच करें, न्याय करें, जो भी करें
उन तक पहुंचाना है, ये हमारी आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों। अब ये मामला बता दूं, ये मामला तो इन्होंने चिट्ठी ऊपर दिखाया है उसमें वीडियो में, मामला बता दूं। ये बनारस जेल की भाऊ डिप्टी जेलर है, 3 स्टार आपने देखा होगा, कंधे पर 3 स्टार है। नाम है मीना कनौजिया, दलित, बस इतने अपराध है। फिर कहता हूं कोई विपक्ष शासित राज्य होता तो क्या होता, दलित है। यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट, वो है उमेश सिंह। उमेश सिंह डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया को जाति सूचक शब्द बोलते थे, अपने कमरे पर, अपने बंगले पर बुलाते थे, कहते बंगले पे आओ, और क्या क्या दबाव डालते थे, सारा चिट्ठी में लिखा है। मतलब क्या क्या, अब क्या क्या जो पब्लिकली नहीं कहा जा सकता, दबाव क्या बनाना, बंगले पर क्यों बुलाना, जाति सूचक नहीं आओगी तो जाति सूचक जो है गालियां देना। ये डीजी से लेकर के और तमाम मतलब उच्चाधिकारी से लेके और नेताओं तक गुहार लगा चुकी। और कौन है 3 स्टार वाली डिप्टी जेलर? हुआ क्या है, एक्शन बता देंगे आपको, एक्शन सुनेंगे तब असली। इतनी शिकायत, जब ये वीडियो बना दिया और पूरा उमेश सिंह क्या क्या करता है, जेल अधीक्षक सब सामने आ गया, वीडियो वायरल हो गया, तो उमेश सिंह पर तो कुछ नहीं हुआ, इस दलित डिप्टी जेलर को उठा करके बनारस से नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, बराबर है। असली खबर ये हो रहा है, जब दलित 3 स्टार जिसके कंधे पर हो, उस दलित के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम दलित महिला, बेटी, बहन के साथ उत्तर प्रदेश में क्या होता होगा, ये सबसे बड़ा नमूना है। लेकिन नहीं सन्नाटा तो है। मैंने वही दलित कहा ना रिस्पेक्ट हो जाना कि चाहिए इस पे। दलितों के नहीं तो दलितों के नेता जो है वो क्या कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर ये बात सुन रहे हैं कि वो भी भाजपाई हो गए? क्या मायावती ये बात सुन रही है? क्यों नहीं आंदोलित होती? और क्या बीजेपी की बात करने वाली समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ये क्यों नहीं उतरती इस महिला के इसमें? ऐसे तो आपको हर राज्य में, और खासकर यूपी और जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां तो सुनवाई नहीं। अभी एक बताइए, मध्य प्रदेश में एक मेला लगा, सरकारी मेला आयोजन, उसमें कुछ कारागिर आए जो आदिवासी कारागिर होते हैं, वो आए, उसकी 14 साल की लड़की का उसी मेले में रात को उसके साथ व्यभिचार हुआ। वो पुलिस कंप्लेंट गया, पुलिस ने भगा दिया उसको, क्योंकि उसके साथ व्यभिचार करने वाला बीजेपी का एक पदाधिकारी। वो गया अपने गांव 500 किलोमीटर दूर। वहां जाने के बाद उसने अपने रिलेटिव को बताया, ये बताया, सब मिलके पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला ट्रांसफर हुआ वापस भोपाल के कोर्ट में, भोपाल के थाने में। उसको अरेस्ट भी हो गई अधिकारी, क्योंकि मामला तुरंत सोशल मीडिया पे आ गया। लेकिन जिस पुलिस ने 0 एफआईआर की थी अधिकारी ने, उसका ट्रांसफर हो गया। और जिसने इनको जब ये गए पुलिस स्टेशन और जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की, उसको प्रमोशन हो जाएगा। ये दलितों के लिए काम करने वाली भाजपा की सरकार है। इसको कौन उठाएगा? इसको विपक्ष उठाएगा। मीडिया का काम सच्चाई सामने रखना है, ऐसी दबी हुई खबरों को उभारना है। जो गोदी मीडिया जिसको फिल्टर करती है, वो लोगों के सामने लाना है। लेकिन उसको आगे क्या, उस सूचनाओं का उपयोग करना, ये उन पार्टियों को चाहिए, नहीं करता कोई। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ट्वीट हो जाएगा, हो गया ट्वीट, एक दलितों बस ट्वीट हो जाएगा, खत्म हो गया, ट्वीट कर दिया। और वही भाजपा, वहां जहां भाजपा सरकार है, कर्नाटक में देखिए भाजपा की जहां अपोजिशन में है, कर्नाटक, रास्ते पे उतर आते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा से कम विरोधी कैसे होना चाहिए ये तो सीखो। भाजपा से सत्ता में कैसा रहना चाहिए ये तो सीखिए। ये अभी मैं इसीलिए इस चर्चा के बाद मैं अभी बता दूं दर्शकों से, हम एक कार्यक्रम अभी लेके आएंगे जिसमें नागपुर से लेकर और औरंगजेब से लेकर के जो औरंगजेब, ये क्यों किया जा रहा है, ये इसी कार्यक्रम से जिस पर हम खत्म कर रहे हैं मिड डे मुद्दा, अगला डिबेट इससे जुड़ेगा। नागपुर को भी डिकोड करेंगे जो नागपुर में हुआ है,
और ये औरंगजेब को खोदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मायावती क्या कर रही है जो दलित डिप्टी जेलर के साथ इतना अमर्यादित जो है व्यवहार हो रहा है और उसी के साथ अन्याय हो रहा है? अरे दरअसल मायावती अपनी ड्यूटी पर लगी है। बहन जी तो महिला है, महिला का दर्द तो समझे कम से कम। अगले कार्यक्रम में यही डिकोड करेंगे भाऊ। दरअसल भाजपा और भाजपा के जो गुप्त टीमें हैं, ये सब का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है औरंगजेब। इस ज्वाइंट ऑपरेशन से भाजपा ही नहीं लाभान्वित होती है, यहां पर दो तरफ से काम होते हैं। एक तरफ से भाजपा को डायरेक्ट बेनिफिट, जो मोदी जी कहते हैं मैं डायरेक्ट बेनिफिट में यकीन रखता हूं, एक तरफ बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट और एक तरफ मायावती जैसे जो लोग उनके साथी हैं उनके जरिए इनडायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि मायावती जी ये कनौजिया दलित डिप्टी जेलर को लेकर नहीं चिंतित हैं, नागपुर को लेकर चिंतित हैं, कह रही है कि मुसलमानों को जो है इसलिए क्योंकि जब इस मौके बोलेंगे तो मुस्लिम वोट डिवाइड होंगे, हिंदू पोलराइज होगा, मुस्लिम डिवाइड होगा, एकदम जिसका राजनीतिक धरातल खत्म हो चुका है मायावती का, उनको पुनर्जीवित भी एक तरह से करने के लिए, मतलब ये ऑपरेशन औरंगजेब बहुत बड़ा है, ये ऑपरेशन औरंगजेब डिकोड करेंगे, डिकोड करेंगे और यकीनन। कुपड़ों को बता दें बहुत सारी नई चीजें, ऐतिहासिक तथ्य बोलना चाहते, नहीं तो हम पे भी मुकदमा से वैसे परवाह नहीं है, नहीं तो अगर आ जाए तो इस देश के इतिहास में अगर लुटेरों को जिस तरीके से चला है ना, लुटेरों को इस देश के इतिहास में, तो मुस्लिम नहीं हिंदू लुटेरे राजा कितने मिलेंगे। सब शासक तो पड़ोसी राज्य को लूटते ही थे भाई, क्या करते थे, पड़ोसी राज्य पे हमला करके वहां पे अगरबत्ती और धूप जलाते थे, सब लूटते थे। राजपुताना का यदि इतिहास देखे आशीष, राजपुताना में जितने भी, चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे मारवाड़ हो, जहां जहां के राजा थे, उनके यदि इतिहास उनका खंगाला जाए तो उन्होंने मराठों को लुटेरा लिखा है अपने इतिहास। हाँ लिखा, क्योंकि मराठों से वो त्रस्त रहते थे, चौथ और जो वसूलते थे, सिंधिया, होलकर, ये सारे लोग। आज मैं मराठी होने के बावजूद भी आप लोग क्यों पानीपत में राजपूताना साथ नहीं था? क्यों नहीं था साथ? मराठे आए पानीपत में, क्यों? इतिहास पढ़िए थोड़ा आप। ऐसा ही नहीं, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए प्राउड फील करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी मराठों का इतिहास है। हाँ, पेशवाओं का भी एक अलग अपना इतिहास है, कई चीजें हैं। बेसिकली सबसे बड़ी बात है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमें गर्व होगा, लेकिन उस गर्व के लिए हम एक फिल्म का भरोसा नहीं करेंगे ना कि एक फिल्म की वजह से गर्व होगा। छावा नहीं बनती तो गर्व नहीं होता संभाजी महाराज पर। ये मराठियों से मेरा सवाल, मैं यही कह रहा हूं कि दुर्भाग्य मराठियों का कि छावा पिक्चर के बाद उन्होंने संभाजी को समझा। ये मराठी का दुर्भाग्य है, ये मराठों का दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हमें छावा देखना नहीं पड़ा, लेकिन संभाजी क्या है ये हमने स्कूल में पढ़ा, संभाजी क्या है हमने कथाओं में पढ़ा, संभाजी क्या है हमने भाषणों में सुना, संभाजी क्या है हमने कई दर्शनों में देखा। छत्रपति संभाजी और छत्रपति शिवाजी का नाम लेने की औकात भी नहीं वर्तमान नेताओं को। छोड़ दीजिए, क्या बात कर रहे हैं। छावा देख करके हम अपने गर्व को छावा देख करके पहचानेंगे। हमारे गर्व है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। और अजय देवगन का तानाजी मालुसरे बताएगा हमको कि तानाजी मालुसरे क्या थे। तानाजी, हाँ तानाजी के बारे में गांधी पिक्चर देख के हमको समझ में आ जाएगा गांधी क्या थे। वही बात है, गांधी, मोदी ने बताया ना कि गांधी फिल्म की वजह से गांधी जी को लोगों ने जाना, तो यही है, मोदी जी जैसा इतिहासकार है, इतिहास का वही इस समय अग्रणी प्रणेता है। खैर इजाजत दीजिए हमें, फिर लंबा हो गया शो, क्षमा फिर मांगते हैं, रोज यही काम है मेरा, तो शो लंबा हो जाता है। अगला फिर मैं कार्यक्रम लेके आऊंगा, स्पेशली एक स्वभाव के साथ लेकर के हम आ रहे हैं जल्द ही। नागपुर डिकोड करेंगे, और नागपुर डिकोड मतलब सिर्फ नागपुर नहीं है, नागपुर से संभल तक जहां जहां पे जो हो रहा है, ये आप समझ लीजिए कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खोदा जा रहा है। कब्र नहीं खोदी जा रही है, आपके आने वाली पीढ़ियों को दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उसमें दफन हो जाएगा। आप खोदते रहिए, दुनिया कहां पे उड़ान भर रही है, आप खोदिए, इतिहास को खोदिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।